पैरालिसिस पर बात होने वाली है और डेफिनेटली ये परेशानी ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकती है। आपको छोटे से छोटे काम के लिए किसी न किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। उठने के लिए, चलने के लिए आपको निर्भर रहना पड़ेगा किसी मशीन के ऊपर। तो इसीलिए जरूरत है कि आज हम इसकी बीमारी को समझें। ये पैरालिसिस है क्या? पैरालिसिस क्यों हो रहा है? पैरालिसिस का कारण क्या है? आखिर इसके पीछे के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? कैसे हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि पैरालिसिस मुझे ना हो, मेरे परिवार में से किसी को ना हो, मेरे उन सभी लोगों में से किसी को ना हो जो मेरे अपने दिल के खास हैं, मेरे दिल के पास हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आज की जानकारी आप सभी के लिए बहुत जरूरी रहेगी। ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है जानकारी को। देखिए, पैरालिसिस होता क्या है, पहले हम इस बीमारी को थोड़ा समझेंगे और इसकी गंभीरता को समझते हैं। देखिए, पैरालिसिस आज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपकी बॉडी के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। आपकी बॉडी के मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे अभी मैंने ये माउस पकड़ा हुआ है, मैंने अपने हाथ से अपने माउस को पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि मेरे हाथ में मूवमेंट है, मेरे ब्रेन ने यहाँ पर काम करा है। मैंने चाहा कि मैं माउस पकड़ूं, उसके लिए मेरे सिग्नल्स हाथ से, मेरे सिग्नल मेरे ब्रेन पे गए। मेरे ब्रेन ने प्रोसेस करा कि कैसे मैं माउस को पकड़ सकती हूँ। तो पहले मेरे ब्रेन ने सबसे पहले मेरी ये आर्म की जो मसल है उसको पहले मूव करा, फिर उसके बाद मेरे हाथ को मूव करा, मेरी फिंगर्स को मूव करा और उसको इस प्रकार के पोजीशन पे बनाया, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाकर माउस को उठाया। ये पूरी एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रक्रिया हो रही है क्योंकि आपकी मसल्स आपके कंट्रोल में है, मेरी मसल्स मेरे कंट्रोल में है। पैरालिसिस की परेशानी में आपकी बॉडी का मसल कंट्रोल खो जाता है। आपकी मसल्स, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो आपके नियंत्रण में नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि कौन आपकी मांसपेशियों को नियंत्रण में रखता है? आपका ब्रेन आपकी मांसपेशियों को नियंत्रण में रखता है। आपकी बॉडी में जो ये एक सिग्नल पास करने का पाथवे है जिसको हम नर्व्स कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो हमारी मदद करते हैं हमारी मसल्स को कंट्रोल करने में। जब उनमें किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है, ब्रेन में डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाता है, तब हमें पैरालिसिस की परेशानी देखने को मिलती है। तो बेसिकली पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस है कि आप अपनी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट नहीं कर पाते, यानी ऐच्छिक मांसपेशियों को आप अपनी हिला नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके तंत्रिका तंत्र में डैमेज होने के कारण ऐसा हो रहा है। तंत्रिका तंत्र में क्या चीजें आती हैं? नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिकली दो प्रकार के सिस्टम इसके अंदर होते हैं। एक को कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आपका आता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है। ये दोनों मुख्य तरीके से काम करते हैं किसी भी कार्य को प्रोसेस करने में, कि आप किसी काम को कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी कार्य को करना है। अगर आपको कोई चीज में गर्म महसूस होता है तो एकदम से हम अपना हाथ झटकते हैं। किसी गर्म सरफेस को अगर आप हाथ लगा देते हैं तो उसके बाद एकदम से आप अपना हाथ हटाते हैं। कैसे पता चलता है कि गर्म है ठंडा है? आपके ब्रेन के माध्यम से पता चलता है। आपकी सेंसरी नर्व जो एक प्रकार से जो महसूस कर रहे हैं आप, उसको एक सिग्नल के फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। आपका ब्रेन प्रोसेस करता है कि अच्छा गर्म है ये, गर्म में हमें क्या करना है, गर्म में एकदम से हाथ हटाना है। तो वो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से एक पूरा मैसेज पास होता है आपके हाथ तक, आपकी उंगली तक, और तब जाकर आप अपनी उंगली हटाते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का एक सिस्टम है। देखिए, हमारी बॉडी को एक खूबसूरत क्रिएशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर एक प्रकार का सिस्टम है, हर एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद है, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी गड़बड़ी कहीं पे पाई जाती है तो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हमारे शरीर को एक बहुत ही ज्यादा सफोस्टिकेटेड सिस्टम कहा गया है। देखिए, आज अगर किसी प्रकार का डैमेज आपकी नस नाड़ियों में होता है, जो नस नाड़ियां आपके पूरे शरीर में एक जंजाल के तौर पर फैली हुई है, तभी तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। अब आप सोचिए, आपका ब्रेन यहाँ है और आपकी पैर की सबसे छोटी उंगली सबसे नीचे है। आप अपने ब्रेन के माध्यम से अपने पैर की सबसे छोटी उंगली को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड है। ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में पूरे नसों का जंजाल है, जिसको हम नस कहते हैं आम भाषा में, नाड़ियां कहते हैं आम भाषा में। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि आपका पूरा शरीर कनेक्टेड है आपके ब्रेन से,
किन के माध्यम से कनेक्टेड है? इन नर्व्स के माध्यम से। अब ये नर्व जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है मोटर न्यूरॉन और एक होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम ये होता है कि आपको चीजों को महसूस करवाने में मदद करती है। जैसे हमें गर्म फील होता है, ठंडा फील होता है, दर्द महसूस होता है, कील चुभती है तो महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये सेंसरी नर्व ही होती हैं जो आपके महसूस करने की क्षमता आपको प्रदान करती है। ये मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक और ब्रेन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद दूसरे प्रकार के न्यूरॉन, जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, उसके माध्यम से आपकी मसल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर समझना होगा कि आपकी बॉडी में दो प्रकार की न्यूरॉन्स होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी में भी डैमेज होता है तो इनका काम करने की प्रक्रिया कम हो जाती है। जैसे अगर सेंसरी न्यूरॉन में डैमेज होता है तो आपको महसूस होना बंद हो जाता है। तभी तो आप ये देखते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट्स में ये अक्सर देखने को मिलता है कि उनको दर्द महसूस नहीं होता है। जिस एरिया में पैरालाइज हो जाते हैं, जिस एरिया की मसल्स, वहां पर कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि सेंसरी नर्व जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार मोटर न्यूरॉन्स में अगर डैमेज होता है तो उसके कारण आपकी बॉडी की मसल्स काम करना बंद कर जाती हैं। तो आज अगर हम देखें तो पैरालिसिस एक बहुत ज्यादा मुख्य समस्या बनती जा रही है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए आंकड़े आपको समझाना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात है कि आज ये यंग जनरेशन को हो रही है। जो 30 से लेकर 50 की उम्र के लोग हैं, जहां पर हम अक्सर क्रियान्वित रहते हैं, जहां पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, भरपूर काम करते हैं, उसी एज में आज पैरालिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आंकड़े कहते हैं कि भारत में लगभग हर साल 50% पैरालिसिस के केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये दर बढ़ती जा रही है। भारत में पैरालिसिस के पेशेंट्स, आप अक्सर ये देख भी रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में आपको सुनने को मिल रहा है कि स्ट्रोक के कारण किसी की हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, स्ट्रोक पड़ा किसी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो ये इस प्रकार की बातें आजकल हम बहुत ज्यादा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रोक हो रहा है लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस की परेशानी हो रही है। तो आज हम इसके कारणों को भी समझेंगे। हमने गंभीरता को समझ लिया है, अब आइए बात करते हैं कि पैरालिसिस कितने टाइप के होते हैं। हमने जैसे देखा है कि कई लोगों की आधी बॉडी में पैरालिसिस होता है, कई लोगों की बॉडी में पूरी तरीके से पैरालिसिस हो जाता है। तो मुख्यतः ये पाया गया है कि पैरालिसिस चार प्रकार से आपकी बॉडी में आते हैं। सबसे पहला होता है पार्शियल पैरालिसिस, दूसरा होता है कंप्लीट पैरालिसिस, तीसरा होता है परमानेंट और चौथा होता है टेम्पररी। अब ये क्या होते हैं इनको जानेंगे। देखिए, पार्शियल पैरालिसिस जो होती है, बेसिकली इसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं। और पार्शियल पैरालिसिस में अक्सर आपकी बॉडी का मसल कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, आपके मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं, आप अपनी बॉडी की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए ही होती है और कुछ ज्यादा मात्रा में डैमेज जब आपके नर्व्स में नहीं हुआ रहता है तब जाकर आपको ये परेशानी होती है। यानी ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप अपनी रिकवरी अच्छे से कर सकते हैं पार्शियल पैरालिसिस में। कंप्लीट पैरालिसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का कोई भी मूवमेंट आप नहीं कर पाते हैं। पार्शियल में कम से कम थोड़ी सी आप अपनी उंगलियों को हिला पाएंगे, थोड़ा सा आप अपने मसल्स को हिला पाएंगे, भले ही वीकनेस आ जाती है। लेकिन कंप्लीट पैरालिसिस में ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट पैरालिसिस में आप अपनी बॉडी का कोई भी अंग नहीं हिला पाते। जिस एरिया में पैरालिसिस आया है, जैसे अगर आपको हाथ में पैरालिसिस पड़ा है तो इसके कारण आपकी हाथ की एक भी मसल्स बिल्कुल नहीं हिलेंगी। तो ये कंप्लीट पैरालिसिस की स्टेज होती है जहां पर आपको अपनी मसल्स में कुछ महसूस नहीं होता है और आप अपनी मांसपेशियों को हिला नहीं पाते हैं। परमानेंट पैरालिसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का मसल कंट्रोल हमेशा के लिए खो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है परमानेंट पैरालिसिस की जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। इसको हम बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल है, इनक्योरेबल है, यानी जिसका इलाज संभव नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में आपकी बॉडी की जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स हैं, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और एक बार अगर आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तो आपको मैं स्पष्ट रूप से आज ही बताना चाहूंगी कि अगर आपके न्यूरॉन्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं तो उनको दोबारा सही करना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए तो हम ये देखते हैं कि जितनी अक्सर न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ये इनक्योरेबल होते हैं, जिनका इलाज संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी डैमेज अगर हो जाता है नर्व में तो उसको आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। और परमानेंट पैरालिसिस में यही होता है कि आपकी नर्व्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी का मसल कंट्रोल खो जाता है।
जो भी एरिया जहां पर पैरालिसिस आया है, अगर पूरी बॉडी पे आया है या फिर अगर आपके किसी पर्टिकुलर एरिया पर आया है, तो उस एरिया को हिलाना संभव नहीं रहता है। पूरे जिंदगी भर के लिए कंडीशन आपकी रहेगी। टेम्पररी पैरालिसिस चौथी प्रकार की पैरालिसिस होती है, जिसमें आपकी पैरालिसिस की परेशानी आती है कभी जाती है, यानी आपकी बॉडी में वीकनेस, मसल कंट्रोल कभी कम होता है, कभी ठीक हो जाता है जब आप रिकवरी करते हैं, जब आप रिहैब में जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा कभी ना कभी दोबारा पैरालिसिस की परेशानी आ जाती है। इसके भी मल्टीपल कारण होते हैं। ज्यादातर टेम्पररी पैरालिसिस ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनकी जेनेटिकल परेशानी होती है, यानी जेनेटिकल परेशानी में आपके जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, उनमें कुछ बदलाव आता है, जिसके कारण सोडियम की और कैल्शियम की जो मात्रा होती है बॉडी में वो कम होती है, और वो आयंस हमारी मसल से पास नहीं होते हैं, जिसके कारण टेम्पररी पैरालिसिस की परेशानी देखने को मिलती है। तो टेम्पररी पैरालिसिस भी आजकल बहुत सारे लोगों में हो रहा है। और आज हम ये देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर, चाहे वो कंप्लीट पैरालिसिस देखें हम, चाहे टेम्पररी देखें, चाहे हम चारों प्रकार के पैरालिसिस की बात करें, चारों प्रकार के पैरालिसिस की मात्रा, लोग जो इससे ग्रसित हो रहे हैं उनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी है। क्या है वो मुख्य कारण? सबसे पहला कारण है, और वो है स्ट्रोक। हम सभी आजकल सुन रहे हैं कि स्ट्रोक पड़ जा रहा है किसी को। क्या होता है बेसिकली स्ट्रोक? स्ट्रोक की परेशानी का मतलब है कि आपके ब्रेन में हेमोरेज हो जाना, यानी आपकी ब्रेन की जो नसें हैं वो फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। उसके कारण आपकी ब्रेन की जो नसें हैं वो रप्चर हो जाएंगी, तो वहां पर ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, और उसके कारण पैरालिसिस की परेशानी देखने को मिलती है। तो मुख्य तौर पर आज ये पाया जा रहा है कि पैरालिसिस की परेशानी क्यों हो रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण है स्ट्रोक पड़ना। अब स्ट्रोक क्यों पड़ रहा है? देखिए, स्ट्रोक क्यों पड़ रहा है ये बेसिकली समझना है। सबसे पहला मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है आपकी ब्रेन की रक्त की धमनियों में भी, जब जमाव हो जाता है, तो उसके कारण आपके ब्रेन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचता है, प्रेशर बढ़ता है और यहाँ पर रप्चर देखने को मिलता है। दूसरा मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और बहुत लंबे टाइम तक होता है, उनमें ये पाया जाता है कि उनको हेमरेज की परेशानी होती है, यानी उनकी स्ट्रोक की परेशानी के कारण उनके ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी पैरालिसिस के पीछे का मुख्य कारण बन जाता है। तीसरी बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण भी, जब लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग डायबिटिक रहते हैं आप, तो इसके कारण आपकी ब्रेन की जो ब्रेन की नसें हैं, ब्रेन की जो रक्त की धमनियां हैं वो फट जाती हैं, जिसके कारण आपकी ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है ब्रेन में, और इसी को हम हेमरेज कहते हैं। इसके कारण भी पैरालिसिस होता है। तो आज ये समझना होगा कि ये सभी परेशानी, स्ट्रोक की परेशानी आज हमें ग्रसित कर रही है पैरालिसिस से। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण है इंजरी। जब कभी किसी की स्पाइन में इंजरी हो जाती है, यानी कमर में इंजरी होती है, ब्रेन में चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट के कारण इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण भी पैरालिसिस होता है। इस प्रकार से इन्फेक्शंस पे भी ये पाया गया है कि जब आपको कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे हमने एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, जिसे हम एंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, उसमें भी ये पाया गया है कि अगर सीवियर परेशानी इन्फेक्शन की हो जाती है, तो इससे ब्रेन में परेशानी, डैमेज होना बहुत कॉमन बात होती है, और इसके कारण पैरालिसिस भी होता है। ये भी पाया गया है कि कई लोगों में उनका बचपन से ही ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलप नहीं होती है, जिसके कारण भी कई लोगों को बाद में चलकर पैरालिसिस की परेशानी होती है। कई प्रकार के मोटर न्यूरॉन डिजीज, जैसे हमने एएलएस का नाम सुना है, अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जिसके कारण भी धीरे धीरे करके, अगर एएलएस की परेशानी आपको बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो उसके कारण भी आपको पैरालिसिस की परेशानी होती है। ये भी पाया गया है कि ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, जी हाँ, जब आपके खुद का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करने लग जाता है, तब भी ये पाया गया है कि आपको पैरालिसिस की परेशानी होती है, जिनमें से एक नाम हमने जरूर सुना है, जिसका नाम है जीबीएस। आपने कोरोना काल में जरूर सुना होगा, कई लोगों ने कोवैक्सीन लगाई और उसके बाद कोविशील्ड लगा दी, उसके बाद उनको जीबीएस की परेशानी हो गई। तो ये जीबीएस की परेशानी अक्सर देखने को मिलता है कि इसके कारण भी आपकी बॉडी में पैरालिसिस की परेशानी होती है। बेसिकली यहाँ पर आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के बाहर पे एक शील्ड होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ यहाँ पर डैमेज हो जाती है,
और जब ये माइलिन शीट डैमेज होती है तो इसके कारण क्या होता है कि यही माइलिन शीट के कारण आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थे वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो मैसेजेस थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। अब जब ये शीट ही टूट गई है, डैमेज हो गई है, तो कैसे मैसेज पास होगा? आप ये समझ सकते हैं कि तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तार कट गया बीच में से तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी? तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, और ये माइलिन शीथ हमारी नर्व्स के बाहर जो लगी हुई रहती है ये इसमें मदद करती थी। लेकिन जब इसमें डैमेज हो जाता है तो उसके कारण फिर से पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसी प्रकार ये भी पाया गया है कि कई चीजों के काटने के कारण भी हमें टेम्पररी पैरालिसिस होता है। जैसे कई प्रकार की ऐसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के डंक में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये पैरालिसिस कर सकते हैं ज्यादातर। तो ये देखा जाता है कि इन सभी प्रकार की परेशानियों को टिक डिजीज कहते हैं, जिसके कारण पैरालिसिस होता है। तो आज ये सभी प्रकार की परेशानियां जन्म ले रही हैं। पैरालिसिस जैसी परेशानी के पीछे के मुख्य 3 कारण पाए गए हैं: स्ट्रोक होना, इन्फेक्शन की परेशानी, और किसी प्रकार की चोट लगना जिसको इंजरी कहते हैं। आज ये सभी तीनों कॉजेज ऐसे हैं जिसके कारण पैरालिसिस आज हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ विश्व स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि पैरालिसिस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में तो हालत और भी खराब है। वहां पर बहुत ज्यादा मुख्य तरीके से पैरालिसिस की परेशानी से बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं। और आज ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली पहले हमने नहीं सुना था कि पैरालिसिस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ऐसा हो रहा है कि पैरालिसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि पैरालिसिस इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है? इसके पीछे के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो आज हमारी खुद की लाइफस्टाइल है। आज हम जिस प्रकार का जीवन शैली जी रहे हैं, डेफिनेटली वो जीवन शैली हमारे लिए अच्छा नहीं है, और तभी हम ये देखने को मिल रहे हैं कि बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हेल्दी लोगों की संख्या आज नाम मात्र हो गई है। आज कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं ग्रसित है तो ये हम गनीमत मानते हैं कि बहुत रेयर केस है कि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, अदरवाइज किसी ना किसी को छोटी से छोटी कोई ना कोई बीमारी जरूर है। तो आज इसके पीछे के मुख्य कारण है, पैरालिसिस जैसी बीमारी के पीछे का मुख्य कारण भी हमारी खुद का लाइफस्टाइल है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इतना खा रहे हैं, मोटापा इतना बढ़ता जा रहा है जिसके कारण पैरालिसिस होना बहुत कॉमन बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल के कारण भी स्ट्रोक पड़ता है, और स्ट्रोक के कारण आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसी प्रकार हाई बीपी की परेशानी आज हमारी खुद की लाइफस्टाइल गलत होने के कारण हो रही है, और इसके कारण आपको पैरालिसिस होने की संभावना भी बढ़ती है। इसी प्रकार दिल की बीमारियां, डायबिटीज जैसी कई प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही हैं जो आज आपको पैरालिसिस की परेशानी से ग्रसित कर सकती है। इसी प्रकार एक और आदत, और वो आदत है नशा करने की। अगर आप बहुत ज्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी नशीली पदार्थ, तंबाकू जैसी कई भी चीजें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में पैरालिसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत जरूरी है आज ये समझना कि अगर आप नहीं देते हैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान, नहीं देते हैं अगर अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान, तो आपका जीवन आगे चलकर असहाय हो सकता है। आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य आगे चलकर अच्छा ही होगा। तो आज अपने लाइफस्टाइल को बदलना जरूरी है। आज एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी, अपना जीवन शैली बदलना होगा। जैसे कि जोश बिलिंग्स ने कहा था कि आप तब तक इसके वास्तविक मूल्य को नहीं समझेंगे जब तक आप इसको गंवा नहीं देंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा कभी हो कि हम में से कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की वैल्यू तब समझे जब हम इसको गंवा दें। आपको पहले से इसको समझने की जरूरत है, और इसीलिए अवेयरनेस सेशंस आपके बीच में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि पल पल आपके स्वास्थ्य के ऊपर हम जानकारी देकर आपको इस बारे में अवगत कर सकें कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए कितना जरूरी है। आज गंभीरता समझाने के माध्यम से, आज प्रिवेंशन टेक्निक्स माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि इन असहाय बीमारियों से बच सकते हैं हम, पर हमें सही जानकारी की जरूरत है, और इस जानकारी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि क्या क्या लक्षण है, क्या क्या लक्षण है, और कैसे आप जांच करवा सकते हैं आज पैरालिसिस की परेशानी की। तो आइए पहले हम लक्षणों को जानेंगे। अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, या किसी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत उनको न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाइए। क्योंकि पैरालिसिस अगर आपने वक्त रहते हुए सही करवा लिया
तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ये माना गया है कि पैरालिसिस के पेशेंट्स को अगर वो 6 महीने के अंदर प्रॉपर थेरेपी ले लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन जितना जितना समय आप आगे गंवाते जाएंगे वहीं पैरालिसिस के पेशेंट्स की रिकवरी रेट कम होती जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप 6 महीने के अंतराल के अंदर अंदर पैरालिसिस के पेशेंट्स को सही प्रकार का इलाज करवाएं। और इलाज का सही तरीका भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले इस लक्षण पर जानते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं पैरालिसिस के। बेसिकली पैरालिसिस के पेशेंट्स में ये अक्सर पाया जाता है कि उनकी मसल फंक्शन बिल्कुल कम हो जाता है। यानी जैसे हम बिल्कुल आराम से खड़े उठ पाते हैं, कोई भी काम करना है तो हमारी मसल्स इसमें हमारा मदद कर रही है। लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, पैरों में इतनी वीकनेस होती है कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं। करवट लेने की कोशिश करते हैं, करवट नहीं ले पाते हैं। हमारे लिए ये चीजें बहुत आसान है लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी का मसल कंट्रोल खोने लग जाता है। ये भी पाया गया है कि जिस एरिया में पैरालिसिस होता है वहां पर उनको कुछ महसूस नहीं होता है। न गर्म महसूस होता न ठंडा। अगर आप उनको पिंच करेंगे, कुछ चुबाएंगे, उनको नहीं महसूस होगा। तो उनके उस एरिया की सेंसेशन खत्म हो जाती है। ये भी पाया गया है कि वीकनेस आती है ऐसे व्यक्तियों की उस एरिया में जहां पर पैरालिसिस हुआ है। उनकी वह एरिया में नंबनेस हो जाती है, सुन्न हो जाता है वो एरिया, उनको कुछ महसूस नहीं होता है। टिंगलिंग होती है, ऐसा लगता है कि अंदर जैसे चींटियां चल रही हैं। दर्द होता है जैसे कोई अंदर से सुइयां चुभा रहा है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी पाया जाता है कि जिस एरिया में पैरालिसिस होता है वहां पर उनको बहुत स्टिफनेस महसूस होती है, कि जैसे वो एरिया बहुत टाइट हो गया है, उनसे हिलाया नहीं जा रहा है। इसी प्रकार बोलने में दिक्कत होती है। इवन कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी चीज को निगलने में दिक्कत होती है। अगर ये लक्षण आपको किसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है और सही प्रकार से उनकी जांच करवानी है। पैरालिसिस की जांच कैसे करवाई जा सकती है, इसमें कुछ टेस्ट हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट्स के ऊपर करे जाते हैं। जैसे कि एमआरआई करवाया जाता है उनका, सीटी स्कैन कराया जाता है उनका, इवन एक्सरे भी कराया जाता है कहीं जहाँ से उनका ब्रोकन बोन है। जैसे कई लोगों को इंजरी की वजह से पैरालिसिस होता है, तो ये देखा जाता है कि कहाँ पर उनकी इंजरी हुई है, स्पाइन में कहाँ इंजरी हुई है, ब्रेन में कहाँ इंजरी हुई है, तो एक्सरे कराया जाता है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में देखते हैं और वो है ईएमजी। ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसमें आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को चेक किया जाता है कि आपकी नर्व्स या फिर मसल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैसे ले रही है। तो उसके लिए ईएमजी टेस्ट करवाया जाता है। कई लोगों के स्पाइनल एरिया से फ्लूइड निकाला जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम इसको कहते हैं। लंबर पंचर के माध्यम से भी पता किया जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं फैला हुआ है, क्योंकि कई लोगों को इन्फेक्शन के कारण भी पैरालिसिस होता है। तो आज ये सभी प्रकार की जांचों के माध्यम से पता किया जा सकता है कि आपको कहीं पैरालिसिस की परेशानी है या नहीं है। तो जिन भी व्यक्ति के अंदर लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर दिखाई दें तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है और ये सभी प्रकार के टेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट उन पर करेंगे। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने जांच के बारे में बात कर ली, हमने लक्षणों के बारे में बात कर लिया, हमने ये भी बात कर ली कि कैसे आज ये बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या कारण है, क्या है ये बीमारी, इसको भी हमने समझ लिया। अब हमें ये समझने की जरूरत है, पहले अपने एक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है कि आज हमें क्या लगता है कि बीमारी होगी तब हम देखेंगे कि आगे करना क्या है। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर एक बार ये परेशानी आपको हो गई, सोचिए अभी तक जो मैंने आपको इसके लक्षण बताए हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि आपके ऊपर ये लक्षण आपको आए, तो आप सोचिए कि आपका जीवन कितना असहाय हो जाएगा। आपको चलने के लिए, आपको अपने बेड से उठने के लिए, आपको करवट लेने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको वॉशरूम करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। कई लोगों के ब्लैडर में दिक्कत आ जाती है, कई लोगों को टॉयलेट नहीं आ पाती है, सोचिए उनका ब्लैडर काम नहीं करता है। कई लोग खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी जो गले की मसल्स है जो सॉलो करती है वो काम नहीं करती है। उनको अलग से एक पाइप जैसी लगाई जाती है नाक के माध्यम से, जिसके माध्यम से उनको खाना दिया जाता है। तो सोचिए कितना असहाय जीवन हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कभी ना हो तो उसके लिए आज हमें प्रिवेंशन पर काम करना होगा। हमें आज ध्यान देना होगा कि ये परेशानी हमें हो ही ना, क्योंकि बेसिकली कई लोगों के उनके लाइफस्टाइल के कारण ये परेशानी हो रही है। तो आज हमें जितना हो सके भरसक प्रयास करना है कि लाइफस्टाइल को बदल देंगे ताकि हम पैरालिसिस जैसी परेशानी से ग्रसित ना हो, ताकि हमारा परिवार इस परेशानी से ग्रसित ना हो। तो आज हम कुछ प्रिवेंशन की टेक्निक बताने वाले हैं, प्रिवेंशन के साथ साथ जो आपके इलाज में भी मदद करे। आज हम इन दोनों टेक्निक्स को आपके बीच में शेयर करने वाले हैं।
ताकि हम सभी पैरालिसिस की परेशानी से अपना बचाव भी कर सकें और अपना इलाज भी कर सकें। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो प्रिवेंशन टेक्निक है और कौन सी वो क्योरेबल टेक्निक है, यानी जो इलाज और बचाव दोनों में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले हमें एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है और वो है आपकी डाइट। कहा जाता है ना, जैसे खाएं अन्न वैसे बने मन और वैसा बने आपका तन। तन और मन दोनों आपका खाने से ही बनता है। जैसा आप खाना खाएंगे वैसे आपकी शरीर बनेगी, वैसा आपका हेल्थ बनेगा। तो आज अगर आपको हेल्थ को बेहतर बनाना है, पैरालिसिस जैसी परेशानी से बचना है, तो डाइट पर ध्यान देना होगा। आपको बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। क्या है बैलेंस डाइट, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा है एक्सरसाइज डेली करनी है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हमें हो रही हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक एक्टिव जीवन नहीं जीते हैं। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। किन किन चीजों की सप्लीमेंट लेना है इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन से विटामिन की जरूरत अक्सर हमें होती है अपनी नर्व हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। देखिए, बैलेंस डाइट जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं, संतुलित आहार का मतलब है कि जो आपके शरीर को जरूरत है उतने पर्याप्त मात्रा में आप उन चीजों को लें। हमारे शरीर को मैक्रो मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन की, मिनरल्स की, पानी की। इन सभी चीजों का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है, माइक्रो का इस्तेमाल आपको कम करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपके खाने में जिनकी मात्रा आपको नियंत्रण में रखनी है, जैसे फैट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको इस पिरामिड को फॉलो करना है। इस पिरामिड में क्या होता है, देखिए, जो पिरामिड होता है उसकी जो निचली सतह होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो जो निचले स्तर पर आएगा उसको आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उन चीजों को कम इस्तेमाल करना है। सबसे निचले लेवल पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेजिटेबल, लेग्यूम्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। आपको इनका इस्तेमाल करना है, सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करना है। यानी फल, सब्जी, दाल जितना हो सके खाइए, क्योंकि इनके माध्यम से आपकी बॉडी को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलता है। इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इनमें ट्रांस फैट नहीं होता है, जो इस वजह से ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं खाने के लिए। तो आज आपको ज्यादा सब्जी खानी है, ज्यादा दाल खाना है, आपको ज्यादा फल खाने हैं। इसके ऊपर की लेयर में आपको दिखाई दे रहा है ग्रेन्स। ग्रेन्स आपको लेने हैं, यानी आपको अनाज लेना है लेकिन कम मात्रा में लेना है। सब्जी के मुकाबले आपको अनाज कम खाना है। अनाज आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि आप रिफाइंड चीजों की जगह पर आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर की लेयर में अगर आप देखेंगे तो वो है जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी जो हमें पशुओं के माध्यम से मिलते हैं, जैसे मीट है, फिश है, अंडे हैं, या फिर दूध, दही। ये सभी चीजें हमें मिलती हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, पशुओं के माध्यम से। तो इनका इस्तेमाल करना है लेकिन बहुत कम मात्रा में। आपको अनाज से कम इनका इस्तेमाल करना है। और इसी प्रकार सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है, यानी फैट ऐसे हो जो हेल्दी हो, जो अच्छे सोर्सेज से मिले, इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे न्यूनतम मात्रा में करना है, जो आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से आपको करना है। अब देखिए, कुछ विटामिन हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिनकी जरूरत आपको होती है स्पेसिफिकली अगर आप अपनी नर्व हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नर्व्स में डैमेज ना हो, तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, और अगर आपको पैरालिसिस हो भी गया है तब भी आपको इंश्योर करना है कि आप इन सभी न्यूट्रिशन को लें ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो सके। तो ये कुछ नर्व हेल्थ को बेहतर बनाने के खाने के पदार्थ है, न्यूट्रिशन है। सबसे पहला ओमेगा 3। ये पाया गया है कई लोगों को सूजन के कारण, उनकी नसों में सूजन आ जाती है, उनके ब्रेन में सूजन आती है, उनके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है, जिसके कारण उनकी नसों में डैमेज होता है और पैरालिसिस हो जाता है। तो अगर सूजन को कम करना चाहते हैं तो जरूर ये इंश्योर करें कि आप अपने खाने में ओमेगा 3 लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी नहीं बनाती है, आपको इसको बाहरी तौर से खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने का बहुत अच्छा तरीका है वेज ओमेगा 3। जी हाँ, अगर आप इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को लेते हैं तो आप अपनी ओमेगा 3 की जरूरत पूरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलसी के बीज आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अखरोट ले सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है। अगर आप मांसाहारी है तो आप मच्छी खा सकते हैं, फिश ऑयल खा सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। दूसरा खाने का पदार्थ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन पर विशेष कर ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नर्व हमेशा बेहतर रहे। और अगर आप ऑलरेडी पैरालिसिस से शिकार हैं तो आपको जरूर ध्यान देना है कि आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं इस पर हम बात करेंगे कि कैसे, जब अभी मैं आपको पूरा डाइट चार्ट बताऊंगी तो उसके अनुसार आपको प्रोटीन पर ध्यान दिया जाएगा।
आपको जितना हो सके हाई प्रोटीन डाइट खानी है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के डैमेज है उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन खाएं। विटामिन बी की जरूरत पूरी करनी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली विटामिन बी में आपको अपना पहले तो विटामिन बी यानी विटामिन बी 12 का चेक करवाना है, कितनी मात्रा में विटामिन बी 12 है, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की मात्रा ही आपकी नर्व को हील करने में मदद करती है। स्पेसिफिकली जैसा भी मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज के कारण, यानी उनके खुद का नर्वस सिस्टम जब उनकी बॉडी के नसों को अटैक करता है, उसके कारण नसों के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी लगी हुई रहती है, कवच लगा हुआ रहता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है। ये बी 12 अगर आप अच्छे से लेते हैं तो ये माइलिन शीथ अच्छे से बनती है, आपकी बॉडी में दोबारा बन सकती है अगर बी 12 की मात्रा आप अच्छी तरीके से अपने खाने में लेते हैं। तो जिन लोगों को डीमाइलिनेटेड डिजीज हुई है, यानी वो माइलिन शीथ के डैमेज होने के कारण पैरालिसिस हुआ है, उनको तो जरूर इंश्योर करना है कि बी 12 आपको अपने खाने में लेना ही लेना है। और बी 12 आपको कहाँ से मिलता है? स्पेसिफिकली बी 12 आपको सभी प्रकार के एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जो पशुओं के माध्यम से मिलते हैं। जैसे कि आपको अंडे में भी मिलता है बी 12, आपको चिकन में भी मिलता है, आपको फिश में भी मिलता है बी 12। फिश आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है ये। अंडे का बाहर का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में बी 12 मिलता है, तो आप जरूर इसको लीजिए। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, आप अगर वेजिटेरियन माध्यम से बी 12 लेना चाहते हैं, तो वेजिटेरियन माध्यम से आप पनीर ले सकते हैं, उसमें बी 12 मिलता है। आप हरी पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं, उसमें बी 12 मिलता है। आपको इवन बादाम में मिलता है, मशरूम में मिलता है, और केले में भी बी 12 मिलता है। तो आप डेली इंश्योर करें कि अगर पैरालिसिस का कोई पेशेंट है या फिर आप अपना बचाव करना चाहते हैं, तो बी 12 की मात्रा को चेक भी करवाना है बॉडी में, और इसके साथ साथ बी 12 की मात्रा पूरी करने के लिए ये सभी खाने के पदार्थों को लेना है। या फिर आप चाहें तो किसी डॉक्टर की सलाह से बी 12 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अगर आपका बी 12 लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो उसके लिए आप शुरुआती दौर में बी 12 के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के साथ लीजिए, और इसके साथ साथ अपने खाने के अंदर ये सभी पदार्थों को जरूर ऐड करिए। आज हमारे पास प्रकृति ने एक और ऐसा तोहफा दे दिया है, जी हाँ, जो हमारे स्वास्थ्य को हमेशा हेल्दी बनाने में मदद कर रहा है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो हमें हमेशा फॉर एवर हेल्दी बना सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं। तो ये कई प्रकार की बीमारियों से बचाव और इलाज दोनों में मदद करता है, और इवन पैरालिसिस जैसी बीमारी से भी बचाव करने में और आपका इलाज करने में मदद कर रहा है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल क्या है? बेसिकली जो व्यक्ति आज के सेशन में नए आए हैं उनको तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है। देखिए, पहले हम भूरा चावल ही इस्तेमाल करते थे, रिफाइन नहीं करते थे, तो इसके कारण ये भूरी परत उसमें रहती थी, और ओरिजिनॉल हम खाने के माध्यम से लेते थे। लेकिन आज वो भूरी परत को हटा दिया जा रहा है, हम रिफाइंड चावल खा रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में ओरिजिनॉल नहीं पहुंच पाता है। और यही ओरिजिनॉल आज हमें बचाता है बहुत सारी बीमारियों से। और इसी वजह से आज इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल बहुत सारे देश में किया जा रहा है, क्योंकि आज इसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। कहते हैं हम ये कि सर से लेकर पांव तक की हर एक बीमारी पर गामा ओरिजिनॉल काम कर सकता है, और डेफिनेटली ये करता भी है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं। इनमें से एक क्षमता है कि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट है, यानी आपकी नसों को डैमेज से बचा सकता है, आपकी नसों को स्वस्थ बना सकता है। और इसीलिए आज गामा ओरिजिनॉल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल पैरालिसिस को सही करने में और पैरालिसिस से बचाव करने में, आज इन दोनों में ही हमारी मदद कर रहा है ये। गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है पैरालिसिस की परेशानी पर? बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन प्रकार की मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रकार की मुख्य क्षमताएं हैं, जिसके कारण ये पैरालिसिस पर बखूबी से काम करता है। सबसे पहली इसकी बेहतरीन क्षमता है कि ये एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो ऑक्सीडेंट्स के कारण, यानी जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जो बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, तो आज इन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, क्योंकि एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। इसी प्रकार सूजन को कम करता है, जिसके कारण कई लोगों को पैरालिसिस हो रहा है। और आज इवन आपकी तंत्रिका तंत्र, नसों को डैमेज से बचाता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, और इन तीनों का कलेक्टिव प्रभाव ये मिलता है कि आज गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद कर रहा है पैरालिसिस की परेशानी से बचने में, अपना इलाज कराने में मदद कर रहा है, और कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर ये काम कर रहा है, यानी जो नसों के कारण, नसों में डैमेज होने के कारण, ब्रेन में डैमेज होने के कारण
बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं उन सभी से हमारा बचाव कर रहा है। ये सभी प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगी, और आप अगर इनको देखना चाहते हैं तो आप हमारी साइट www.original.in पर जरूर एक बार विजिट करिएगा। ये सभी प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जब चूहों पर किया गया तो ये पाया गया कि पार्किंसन की परेशानी जिन चूहों को थी उनकी परेशानियों से उन्होंने राहत पाई है। पार्किंसन भी एक प्रकार की ब्रेन से जुड़ी हुई परेशानी है जिसमें आपके डोपामीन बनाने वाले सेल्स में डैमेज हो जाता है। ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है, यानी डिप्रेशन जैसी परेशानी पर काम करने का एक बहुत बेहतरीन एजेंट है। गामा ओरिजिनॉल इवन मैंगनीज के कारण जो टॉक्सिसिटी बॉडी बॉडी में पैदा होती है जिसके कारण आपके ब्रेन में नसों में डैमेज होता है, इवन पैरालिसिस तक हो सकता है, आज इस मैंगनीज के कारण टॉक्सिसिटी को कम करने में और इसके बुरे प्रभाव से हमें बचाने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल इवन सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन, यानी जो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन सेल तक पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो रक्त की धमनियां उनमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो उन ब्लॉकेजेस के कारण सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन होता है जिसमें आपका ब्रेन डैमेज होता है, जिसमें आपकी ब्रेन की नसें जो है वो फट सकती हैं, स्ट्रोक पड़ सकता है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल इस्केमिक स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है, इवन एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम करता है ऐसे लोगों में जिनको ये परेशानी है। ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इवन हमारे ब्रेन में एक एमिगडेला नाम का एक पार्ट होता है जिसमें सूजन होने के कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वहां पर सूजन को कम करने में भी मदद करता है। ये भी पाया गया है कि जब बूढ़े लोगों में गामा ओरिजिनॉल को डिनिक्सिट के साथ दिया गया तो ये पाया गया कि बेहतरीन तरीके से ऐसे पेशेंट्स की सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन की परेशानी से उन्होंने राहत पाई, डिप्रेशन जैसी परेशानी से राहत पाई। ये भी पाया गया कि एंजाइटी यानी चिंता को कम करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। ये भी पाया गया है कि इवन हमारे ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो हो रहे हैं उनको कम करने में मदद करता है, और बहुत सारे इफेक्ट इसके मिल रहे हैं। आपको मैं स्पेसिफिकली ये चीज बताना चाहूंगी कि चाइना में, जी हाँ, एक ऑलरेडी पेटेंटेड इंजेक्शन है उनके पास, यानी उनका अपना गामा ओरिजिनॉल का एक इंजेक्शन है जहां पर लिक्विड फॉर्म में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और उनको ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको पैरालिसिस हुआ है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उनको ये इंजेक्शन दे दिया जाए जिनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है तो उनका पैरालिटिक अटैक रिवर्स हो सकता है, यानी वो दोबारा अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जो अटैक के कारण बॉडी में डैमेज हुआ है वो डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो सोचिए गामा ओरिजिनॉल का कितना व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज न्यूरोटॉक्सिन्स को कम करने में मदद कर रहा है, आपकी बॉडी को पैरालिसिस के जो मुख्य मुख्य कारण हैं, स्ट्रोक जैसी परेशानियों से बचाने में मदद कर रहा है, और इसीलिए आज हमें गामा ओरिजिनॉल लेने की जरूरत है। आज आप सभी को ये मैं खुद रिकमेंड करना चाहती हूँ, मेरे साथ साथ आज बहुत सारे डॉक्टर्स और वो सभी लोग आपको रेकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल, जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपनी पैरालिसिस जैसी परेशानियों से राहत पाई है। डेली अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं पैरालिसिस की परेशानी से तो 2 गोली सुबह लेनी, सॉरी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेनी है आपको खाना खाने से पहले। और अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं पैरालिसिस से तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना खाने से पहले जरूर लें, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, जिस एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिले भी हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी पैरालिसिस की परेशानी से राहत पाई है इस कुदरती उपचार गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो आपको इन टेस्टिमोनियल्स को जरूर ध्यान से सुनना है और हर एक व्यक्ति के जर्नी को महसूस करना है। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालिसिस है, तो ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे, और मैं वहाँ गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसे बड़े बिस्तर पे, इससे हमको फायदा हुआ है, हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे। गामा ओरिजिनल से जी। हमारे बगल में पड़ोसी जो है उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ।
अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का। मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूं, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंटा के बदौलत उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया। उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवाकर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है उसमें। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था, तो उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, तो उनको मैंने गामा ओरिजिनल टैबलेट जो दिया था, मात्र 1 महीने में मतलब चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा। और देखिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पैरालिसिस की परेशानी से राहत पाई है और गामा ओरिजिनॉल ने उनकी बहुत मदद की है। तो देखिए गामा ओरिजिनॉल एक हीरो 2000 प्रोडक्ट है जो सच में आज हमारी सुरक्षा कर रहा है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा रहा है। तो इसका इस्तेमाल हमें करना बेहद जरूरी है। आपकी डाइट का हिस्सा ये जरूर होना चाहिए, अगर आप बचाव भी करना चाहते हैं और अगर आप इलाज करना चाहते हैं, दोनों में आपकी मदद करेगा। इसी प्रकार आज आपने पैरालिसिस पर यह भी ध्यान रखना है कि कुछ मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द रिकवर हो सकते हैं। अक्सर क्या गलती की जाती है कि पैरालिसिस के पेशेंट्स को बहुत ही रूखी सूखी डाइट दी जाती है, जैसे उनको दलिया दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है। तो ये सभी चीजें आज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उनके वेट लॉस में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाता है, यानी चयापचय क्रिया में, उनकी फंक्शनैलिटी में बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल जरूरतों पे चेंज आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वैसे ही उनकी मसल वीक होती है। जब आप उनको खाना ऐसा देते हैं जिनमें प्रोटीन कम रहता है या फिर कार्ब कम रहते हैं, तो उसके कारण उनका वेट लॉस और ज्यादा होता है। तो आज हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि डाइट हमें हमें बहुत अच्छी रखनी है, स्पेशली पैरालिसिस के पेशेंट्स की, ताकि उनकी मसल में जो वीकनेस है उसकी रिकवरी हो सके। आपको ऐसी डाइट देनी पड़ेगी जिनकी उनकी मसल रिकवर करने में मदद करे और इसके साथ साथ उनकी वीकनेस को कम करने में मदद करे। तो ऐसी डाइट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए डाइट में। हाई प्रोटीन डाइट में आपको सबसे पहले क्या लेना है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठकर आपको ऐसे पेशेंट्स को जिनको पैरालिसिस हो रखा है, सुबह सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी दीजिए और 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल की आपको उन्हें देनी है। फिर उसके बाद हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की 1 चम्मच देने के बाद ब्रेकफास्ट का वक्त आता है। देखिए जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी डाइट आपको कम से कम एक दिन में 5 बार उनको खाना खिलाना है, यानी छोटी छोटी डाइट रखनी है, क्योंकि उनका अक्सर क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कमजोर हो जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है, तो एक बार में वो बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। तो आपको उनको एक दिन में कम से कम छोटी छोटी डाइट बना के देनी है। 5-6 बार उनको छोटे छोटे बीच में खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहिए। जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट के टाइम में आप पहले उन्हें गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल दीजिए नॉर्मल पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ, और फिर उनको नाश्ता दीजिए। नाश्ते में जरूर ध्यान दीजिए कि प्रोटीन का ध्यान रखना है, प्रोटीन नाश्ते में होना चाहिए। जैसे कि आप उपमा दे रहे हैं उनको, दलिया दे रहे हैं, दलिया बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। आप मूंग दाल का चीला बना रहे हैं, मूंग बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। आप इवन मसूर का कुछ भी आप पराठा भी बना सकते हैं दाल का, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल चिला, आप ओट्स दे सकते हैं उनको। और इसके साथ साथ अगर वो अंडा खा सकते हैं तो व्हाइट वाली लेयर जो होती है अंडे की, वो आपको उन्हें जरूर देनी है। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के उनको दीजिए। और सुबह ब्रेकफास्ट में अगर वो अंडा खा सकते हैं तो उनको कम से कम 2 अंडे सुबह, उसके व्हाइट वाला जो लेयर है वो जरूर आपको देनी है। इसके बाद मिड मॉर्निंग का वक्त है, जैसे मैंने बताया कि उनकी डाइट आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बीच बीच में तोड़ के देनी है। तो मिड मॉर्निंग का जो टाइम है, इसमें आपको उन्हें फ्रूट्स देने हैं। फ्रूट्स में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब वो अगर सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद उनको कोकोनट वाटर जरूर दीजिए, यानी नारियल पानी, या फिर आप उनको नींबू पानी जरूर दीजिए। नारियल पानी क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पोटेशियम हमारी नर्व हेल्थ को बेहतर बनाता है, प्लस बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखता है, क्योंकि जो
पेशेंट्स होते हैं पैरालिसिस के, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी उनके मसल्स में दर्द होने लग जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए कोकोनट वाटर और हाइड्रेशन जरूरी है, या फिर आप उनको एक्सरसाइज करवाने के बाद अच्छे से पानी पिलाइए। 2 ग्लास 3 ग्लास अच्छे से पानी पिलाना है। इसी प्रकार मिड मॉर्निंग में आपको उन्हें फ्रूट्स देने हैं। फ्रूट्स में पपाया हो गया, या फिर पपीता आप दीजिए, केला दीजिए, एवोकाडो आप दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है। तो आप बादाम दीजिए, अखरोट दीजिए उनको, ये सभी चीजें आप दे सकते हैं उनको मिड मॉर्निंग में। फिर लंच का जो वक्त रहता है उसमें घर का बने हुई सभी चीजें, उसमें गामा ओरिजिनॉल की पहले 2 कैप्सूल उनको थोड़ी सी पानी के साथ देनी है, और उनको घर का बना हुआ खाना जैसे चावल है, सब्जी है, मल्टीग्रेन चपाती है। आप मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल उनको करवाइए, क्योंकि मोटे अनाज में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं इस्तेमाल उनको करवाना है, इसीलिए जरूरत है कि आप मल्टीग्रेन चपाती का इस्तेमाल उनको करवाइए। इसी प्रकार इवनिंग का जो टाइम है, इवनिंग के टाइम पे आप उनको जरूर कोई हर्बल टी दे दीजिए, ग्रीन टी दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी जूस दे सकते हैं। जूस में स्पेसिफिकली जैसे पाइनएप्पल का जूस है, या फिर आप उनकी बॉडी में थोड़ा ब्लड लेवल को इंक्रीज करने के लिए चुकंदर और गाजर का जूस भी दे सकते हैं। तो ये इवनिंग के टाइम पे आपको उन्हें देना है। जरूर ध्यान देना है कि वो पानी पर्याप्त मात्रा में बीच में पीते रहें। पानी के माध्यम से भी बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं यूजुअली वो नहीं पड़ेंगे उनके, जो पैलिसिस के पेशेंट्स पर अक्सर देखने को मिलते हैं। डिनर का जो रात्रि का भोजन है उसमें आपको उन्हें कुछ लिक्विड देना है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, जैसे कि सोया। सोया जो चंक्स होते हैं वो आप उसका सूप बनाकर दे सकते हो, उसमें वेजिटेबल डाल दिया, अपने कॉर्न डाल दिया। इसी प्रकार दाल अच्छे से, जो गाढ़ी दाल है वो उनको दे दी, या फिर आपने सब्जियों को चॉप करके और सब्जियों का ही सूप बनाकर उनको पिलाया। तो ये रात्रि के वक्त पर आपको करना है, और गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल इससे पहले आपको नॉर्मल पानी के साथ उनको देनी है। तो पैलिसिस के पेशेंट्स को आपको कितनी डोजेस देनी है गामा ओरिजिनॉल की? 6 गोलियां, 2 गोली सुबह, 2 गोली दिन में, 2 गोली शाम को खाना खाने से पहले। और आपको उनको कम से कम 5 टाइम की मील देनी है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके उनको कुछ कुछ चीजें आपको देती रहनी है, जैसे अभी आपको डाइट चार्ट में बताया गया है, तो उसको जरूर फॉलो करना है। कुछ ऐसी चीजें जो उनको नहीं खिलानी है, जैसे कि आप उनको रिफाइंड फैट ना दें, स्पेशली जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो नहीं देना है, क्योंकि ये उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज, डायबिटिक है अगर वो, तो शुगर बढ़ाने वाली चीजों को अवॉइड करनी है। और अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है तो अत्यधिक नमक जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करवाना है, क्योंकि ये 3 परेशानी अगर बढ़ती हैं तो उनकी पैरालिसिस की परेशानी भी बढ़ जाएगी। तो जरूरी है कि उनको आप जैसे बटर है, घी है, मलाई है या दही है, इनका इस्तेमाल ना करवाएं। दूध वाले प्रोडक्ट्स में यानी डेयरी प्रोडक्ट्स में केवल आप उनको दूध का इस्तेमाल ही करवाएं। दूध दें, दूध के माध्यम से उनको प्रोटीन भी मिल जाएगा, और आप उसमें प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं जो हमारा न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट है, आप उनको वो भी दे सकते हैं ताकि उनकी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके। इसी प्रकार कुछ खाने के पदार्थ हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे जो भी खट्टे पदार्थ हैं वो हमें नहीं देने हैं, जैसे दही खट्टी होती है वो नहीं देनी है। खट्टे पदार्थों में जैसे संतरा आता है, मैंगो आता है, लेमन होता है, ये सभी चीजें आपको उन्हें नहीं देनी है। इसी प्रकार बाहर का खाना जितना है वो सब अवॉइड करना है। बाहर का जितना भी प्रोसेस फूड, फास्ट फूड है, पैकेज फूड है, चिप्स हम खाते हैं, या जिनमें अत्यधिक मात्रा में शुगर है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी चीजें उनकी बंद करवानी है, क्योंकि ये उनकी बॉडी में अत्यधिक डैमेज कर सकती है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये तेल ट्रांस फैट फ्री है। इसमें 3 MCPD की मात्रा बहुत न्यूनतम पाई जाती है, और ओरिजिनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये तेल का इस्तेमाल करके आप उनकी नर्व हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि डेली एक्सरसाइज करनी है, बहुत जरूरी होता है। मैं स्पेसिफिकली इस बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ कि पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिजियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी अगर वो 6 महीने के अंतराल के अंदर करवा देते हैं तो वो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो दोबारा नॉर्मल जीवन में वापस आ सकते हैं। ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रही हूँ, क्योंकि एक वक्त पहले मुझे भी पैरालिसिस की परेशानी हुई थी, और मैंने भी अपने आप को रिकवर करने के लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी ली है, प्रॉपर रिहैब लिया है। एक दिन में 2-2 3-3 बार एक्सरसाइज करी है, डॉक्टर्स के माध्यम से ही, फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से ही। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बात पे मैं आपको स्ट्रेस दे रही हूँ कि फिजियोथेरेपी करवानी बेहद जरूरी होती है। अगर आप नहीं करवा रहे हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स की शुरुआत करवा दीजिए उनकी फिजियोथेरेपी की।
फिजिकल थेरेपी कम से कम उनको एक दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, खुद से भी एफर्ट्स लगाने हैं। उनके मेंटल सपोर्ट के लिए आप उनके साथ खड़े रहिए, आप उनको एक्सरसाइज करवाइए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए ताकि आप उनकी रिकवरी रेट को बेहतर बना सकें। योगा करवाइए उनको, थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाइए, वो काफी अच्छी रहती हैं। कुछ जब वो बैठ सकें तो बैठने वाली एक्सरसाइज जैसे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की, या सीटेड मार्चेस हैं, या फिर हाथ की मसल्स को मूव करवाने की, ये सभी एक्सरसाइज जिसमें हम पवन मुक्तासन की सीरीज के अंदर जो सूक्ष्म व्यायाम आते हैं वो करवा सकते हैं। या फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनको ये एक्सरसाइज समझाएंगे, सिखाएंगे, तो उनको आपको कंटिन्यू करवाना है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार उनको कंटिन्यू करवाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि वो कुछ अपनी हॉबीज में एंगेज रहें ताकि उनका मस्तिष्क काम करता रहे और न्यूरो प्लास्टिसिटी होती रहे, बेसिकली उनका ब्रेन नए नए नर्व्स को बना सके। तो उसके लिए आपको उनको जरूर उनकी हॉबी में एंगेज करना है। जैसे मेरे लिए ड्राइंग मेरी हॉबी थी, तो मैंने उस वक्त ड्राइंग करा था। उनके लिए जो भी हॉबी है, जो उनको अच्छा लगता है, उनको गाना गाना अच्छा लगता है, आप उनको गाना दिलवाइए। उनको अच्छा लगता है अगर ड्राइंग करना, तो आप उनको ड्राइंग करवाइए। तो इससे बहुत जल्दी रिकवरी रेट बढ़ती है। अपने आसपास के जो दोस्त हैं, उनके अपने हैं, उनके साथ उनको बैठाइए ताकि उनको अच्छा महसूस हो। उनकी मसल स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए डेली एक्सरसाइज करवानी है। एक्सरसाइज पर विशेषकर मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ। एक रूटीन बनाना पड़ेगा उनका आपको, जिनमें आपको कम से कम एक दिन में उनको 2 बार एक्सरसाइज करवानी होगी। एक वक्त फिजियोथेरेपिस्ट करवाएंगे और एक वक्त में आप खुद से उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो एक सपोर्ट जरूरत रहती है पैरालिसिस के पेशेंट को, और वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उनको जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना बहुत जरूरी है, अगर आप पैरालिसिस की परेशानी से राहत पाना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप बचाव करना चाहते हैं उसके लिए भी। तो क्या है वो हेल्दी लाइफस्टाइल? सबसे पहले बैलेंस डाइट अपनानी है, एक्सरसाइज करनी है, गलत आदतें स्मोकिंग, नशा करना, किसी भी प्रकार का, वो सब बंद करना है, अपने वेट को चेक में रखना है, मोटापे से ग्रसित नहीं होना है, और रेगुलर अपनी हेल्थ चेकअप करने हैं ताकि आप डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी परेशानियों से बच सकें। सो आई होप आज के सेशन से जो जानकारी मिली है आप सभी अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेशन, क्योंकि अब हमारा वक्त भी हो गया है, 1-2 रिव्यूज मैं जरूर लेना चाहूंगी इससे पहले हम सेशन को बाइंड अप करें। रिव्यूज लेने के लिए हमारे सामने सबसे पहले मुझे सुनील निकम सर दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल अलर्ट मोड में हमेशा सेशन को अच्छे से सुनते हैं। तो मैं सुनील निकम सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी और सर से जरूर आज के सेशन का फीडबैक लेना चाहूंगी। वेलकम सर। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। जो पैरालिसिस का जो है, जैसा आपने पहला ही सेंटेंस बोला था कि पैरालिसिस का अगर महसूस करना है तो वो जो असहाय व्यक्ति है उसको देखो और उसका नजरिए से देखो, तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या जीवन है। और उसके बाद आपने जो भी डाइट प्लान बताया और जो भी लाइफस्टाइल का बताया, वो हमें फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट लेना है। उसके साथ साथ ये गामा ओरिजिनल जैसा आपने टेस्टिमोनियल बताया, और नेक्स्ट मंगलवार को तो हम लाइव उनको सुनने वाले भी है। तो बहुत ही शानदार है, और प्रिवेंटिव हमें इसके ऊपर काम करना है। तो हमारा वही प्रयास है कि घर घर ये पहुंचाना है। ये सारा जो वीडियो है वो भी उनको दिखाना है एज अ रेफरेंस थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बहुत भी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच जी, मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं बाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी पुनः कि आपने अभी तक सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। और फिर दोबारा आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और स्टार्टिंग में मैंने जो बात कही थी ना कि अपने स्वास्थ्य को गंवाना नहीं है, इसकी अहमियत, इसकी वास्तविक मूल्य आपको पहले से ही समझना है। तो आई होप आज के सेशन से आपको आपके स्वास्थ्य का वास्तविक मूल्य अब पहले से समझ में आया होगा और आप इसको गंवाने से पहले समझ जाएंगे कि कैसे अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है। सो इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद अदा करती हूँ। जय RCM, जय कामा ओरिजिनल। थैंक यू सो मच।